वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, जिसका कि नाम है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पर हमारी 4 से 5 वीडियो बनेंगी और इस वाली वीडियो में हम आपको बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ हम आपको री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के बारे में भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा जो बाकी की वीडियो में हम बाकी के जो क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से कुछ वीडियो जो हैं वो प्राइवेट होंगी, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको यूजी और पीजी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी काफ़ी सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो देखिए, हम शुरू करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। देखिए, कोई भी देश हो, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो अनडेवलप्ड हो, सबके लिए एक तरीके से आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। और इन्वेस्टमेंट के बेस पर ही जो देश है वो डेवलपमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की मात्रा का होना एक बात है, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना, उसको सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज करना दूसरी बात है। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, उसको किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें मैक्सिमम, आप कह सकते हो उसका जो वेलफेयर, आप कह सकते हो मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो एफिशिएंट तरीके से हो सके। तो यहाँ पे हम आपको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मीनिंग बता देते हैं शॉर्ट में। इसका मतलब होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज। सिंपल शब्दों में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा तरीका, ऐसी कौन सी विधि, ऐसे कौन से तरीके का यूज किया जाए जिससे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, यानी कि जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी देश हो, चाहे वो विकसित हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, ठीक है, सबके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और हर देश को डेवलपमेंट करना है, उसके लिए जरूरी है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से हो। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज। तो बच्चों, ये जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है ये अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होता है, अलग अलग देश की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। एक ही देश में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है। तो इसके बेस पर हम आपसे 6 क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अलावा री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया, टाइम फैक्टर क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया। तो ये सारे के सारे पॉइंट है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है किस किस क्राइटेरिया को किस किसने बनाया। तो कई बार जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ क्राइटेरिया दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको चुनाव करना होगा कि किस क्राइटेरिया को किस किसने बनाया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है बच्चों। तो जो सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया है उसमें A.K. काहन और हॉलिस ब्रेंगरे का नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है इसको बनाया है प्रोफेसर गोलिंसन एंड लेबस्टीन का तो आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसके अलावा कैपिटल टर्नओवर जो क्राइटेरिया है ये बनाया है प्रोफेसर जे पोलॉक और NS ब्रंचन ने, ठीक है। इसके अलावा टाइम फैक्टर क्राइटेरिया जो है वो प्रोफेसर A.K. सेन का है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है ये प्रोफेसर जे पोलॉक का है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्शन क्राइटेरिया जो है वो है हमारा रंगन नकर से का भी थ्योरी आपने पढ़ी होगी बच्चों, ठीक है, R नकर से, जो BCS सर्कल ऑफ पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया के बेस पर हम आपको आने वाली वीडियो में सबको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। देखिए, री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का जो बनाया था मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ये हमारे हैं प्रोफेसर गोल्सन एंड लेबस्टीन ने 1955 में। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे क्राइटेरिया ऑफ एक्सेलरेटरी ग्रोथ, ठीक है, रेट ऑफ सरप्लस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ मार्जिनल पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कई सारे नाम हैं, तो ये सारे के सारे नाम आप लर्न जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा थ्योरी है, ये आपको क्या समझाने की कोशिश करेगी, क्या कहना चाह रही है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें बताने की कोशिश की गई है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू रेज कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ये मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि मान लीजिए एक मशीन है, ठीक है, और एक मशीन पर 2 लेबर काम कर रहे हैं। ओके जी, इसका मतलब क्या हुआ, या मान लीजिए एक मशीन पर 4 लेबर काम कर रहे हैं। ओके जी, तो इसका मतलब जो हमारा लेबर पर कैपिटा है वो हमारा है K/L यानी कि 0.25 है। तो अब हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक है, या तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। तो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, लेबर की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेबर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो K/L का रेशियो है ये घटेगा। और अगर कैपिटल की मात्रा बढ़ेगी, ओके, तो आपका जो ये लेबर रेशियो है, लेबर कैपिटल लेबर रेशियो, ये बढ़ेगा। तो यहां पर ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है या सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किसी भी तरीके से जो K/L है यानी कि कैपिटल पर लेबर, उसकी मात्रा में वृद्धि की जाए। यानी कि यहां पर हमें बात कर रहा है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का प्रयोग किया जाए। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी तर्क है, वो हम आपको आगे देंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेज K/L यानी कि कैपिटल पर लेबर को बढ़ाना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे ही कैपिटल बढ़ता है, जो लेबर है वो एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देता है। यानी कि जो पहले एक मशीन पर 4 लेबर काम कर रहे थे, अब क्या होगा, 2 मशीन पर 4 लेबर काम करेंगे। यानी कि जो एफिशिएंसी है लेबर की वो बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए पहले लेबर को खाली बैठना पड़ता था थोड़ी देर के लिए क्योंकि मशीन हमारे पास कम थी, अब लेबर को खाली नहीं बैठना पड़ेगा, कुशल तकनीक हो गई है। तो जब एफिशिएंसी ऑफ लेबर की बढ़ेगी तो डेफिनेटली आउटपुट बढ़ेगा, है ना। अब यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि जो भी हमारा आउटपुट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी उसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट, दूसरा होता है वेज। तो क्योंकि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं इसलिए बड़ी मात्रा में प्रॉफिट क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि वेज तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा लेकिन बड़ी मात्रा में प्रॉफिट क्रिएट होगा। और इस प्रॉफिट को हम एक बार री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिर से इकोनॉमी में, जिसकी वजह से फिर से ये प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसको जब आप री इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो उससे फिर से जो कैपिटल लेबर है, कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, वो फिर से राइज होगा। इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ने से आउटपुट और इनकम बढ़ेगी और फिर से प्रॉफिट क्रिएट होगा। वहीं यहां पे आपको ये समझना है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो क्योंकि जो लेबर होता है, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करोगे तो लेबर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होगी। बड़ी मात्रा में जो इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन बढ़ने से वो उसका बड़ा हिस्सा आपको लेबर को ही देना पड़ेगा। ये सारी की सारी वजह है बच्चों जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि कोई बहुत फायदा नहीं होगा अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक की वजह से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमें ये जो वर्ड यूज किया गया, इफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आर एडॉप्टेड ग्रोथ विल बी लो। ग्रोथ लो क्यों रहेगी? क्योंकि आपको बड़ा हिस्सा किसके रूप में देना पड़ेगा? वेज के रूप में देना पड़ेगा, प्रॉफिट के रूप में कम बचेगा। और आपको पता होगा कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रॉफिट के बेस पर ही होता है, किसी और बेस पर नहीं होता है। तो बच्चों मैंने कंसेप्ट दिया मार्जिनल री इन्वेस्टमेंट कोटेंट का, इसका हम बोलते हैं MRQ। तो इसका मतलब होता है नेट प्रोडक्टिविटी पर वर्कर माइनस नेट कंजम्पशन पर वर्कर। तो यहां पर देखिए क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो सरप्लस क्रिएट होगा, ठीक है, यानी कि जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसमें से माइनस कर देंगे जो कंजम्पशन किया पर वर्कर ने, उसके बाद जो नेट बचेगा उसी को फिर री इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस अप्रोच को हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। अब तक हमने समझा कि जो हमारा MRQ है वो होता है नेट प्रोडक्टिविटी पर लेबर, यानी कि एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया उसमें से जो कंज्यूमर है उसके द्वारा किया गया कंजम्पशन को माइनस करने के बाद आपको नेट यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू MRQ आपको मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि जो हमारा R है, ठीक है, R का मतलब यहाँ पे है री इन्वेस्टेबल या आप री इन्वेस्टेबल सरप्लस, यानी कि वो सरप्लस जिसको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, P में से माइनस करते हैं EW, ठीक है, और डिवाइड बाय C। तो P का मतलब प्राइस या आउटपुट पर मशीन हो गया, E का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन पर मशीन, W का मतलब है रियल वेज, C का मतलब है कॉस्ट ऑफ मशीन। तो मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूं क्या कहना मैं चाह रहा हूं। जैसे R की वैल्यू हमें पता करनी है, यानी कि रेट ऑफ आप कह सकते हो इनविजिबल सरप्लस क्या है। तो प्राइस मान लीजिए आउटपुट जो किया है, एवरेज हम आउटपुट की बात कर
टोटल आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये का आउटपुट किया है एक मशीन के द्वारा, और इसे कराने में 5 लेबर को यूज़ किया गया है, और हर लेबर को उसके काम के बदले हमने दिए हैं मान लीजिए 1,000 रुपये, ठीक है। और जो मशीन आती थी वो आती थी मान लीजिए 20,000 रुपये की। ओके जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने 20,000 रुपये की कैपिटल का यूज़ करके 10,000 रुपये का प्रोडक्शन किया है, हालांकि ये मशीन तो अगले साल भी चलेगी, उस लिहाज से हमने सोचा है ना, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, हम एक बार रेट निकाल लेते हैं। तो ये 5,000 बचेगा, इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, यानी कि 0.25% बोल सकते हो, या 25% हो गया, ठीक है। इसका मतलब टोटल जो 5,000 रुपये हमारे को बचे, ये हमारा आर की वैल्यू आ गई। तो इस 5,000 रुपये का जो सरप्लस है, ठीक है, उसको अगर हम री इन्वेस्टमेंट कर दें तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ेगा, यानी कि अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करेंगे। अब की बार हम जो कैपिटल यूज़ करेंगे वो 25,000 करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है हो सकता है 15,000 हो जाए, ठीक है। और या इसकी वजह से मान लीजिए हम उतना ही लेबर यूज़ कर रहे हैं मशीन जगह, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, तो उसकी वजह से मान लीजिए क्या हो गया कि 15 में से 5 गए तो 10,000 हमारी इनकम बची, जो हम कह सकते हो कि एक तरीके का सरप्लस बचा, जिसमें से 25,000 को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 10/25, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो 1/5, नहीं सॉरी 2/5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बार बार उस पैसे को री इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव होगी। इस तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपको अपना ग्रोथ बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सरप्लस है, ठीक है, इस वाले सरप्लस को आपको बार बार री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इस जो गैप है उसको बार बार जब आप री इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी। तो बच्चों ये इसकी थ्योरी है, हालांकि ऐसा नहीं है इस थ्योरी की कोई आलोचना ना हो, इसकी जो क्रिटिसिज्म भी है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, तो सबसे पहली जो लिमिटेशंस है वो है रॉन्ग अजम्पशंस, यानी कि इस पूरी की पूरी थ्योरी में जो अजम्पशन लिया गया है कि जो री इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर, वो आप कह सकते हो एक तरीके से कि जो हमारा ये जो पूरी की पूरी अजम्पशंस है ये रॉन्ग है, शुरू से बोलेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसकी पूरी की पूरी अजम्पशंस जो है शुरू से बोलेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो सबसे पहली जो लिमिटेशंस है वो रॉन्ग अजम्पशन पर बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर माना गया है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, और ये जो पूरी की पूरी अजम्पशंस है ये रॉन्ग है। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा। इसके अलावा सोशल वेलफेयर को पूरी तरीके से वायलेट किया गया है इस पूरी की पूरी थ्योरी में, यानी कि देखिए सोशल वेलफेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, है ना, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो, लेकिन इस पूरी की पूरी थ्योरी में सोशल वेलफेयर को पूरी तरीके से अवॉइड किया गया है। इसके अलावा कैपिटल डीपिंग इज़ नॉट ऑलवेज डिज़ायरेबल। इस थ्योरी में ये माना गया है कि कैपिटल डीपिंग हमेशा ज़रूरी होता है, लेकिन देखिए ये ज़रूरी नहीं है ना। हम कई बार कैपिटल जो है उसको जैसे जैसे आप बढ़ाते हो उससे प्रॉफिट में कमी भी आती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस थ्योरी में मानी गई हैं, जो कि गलत है। इसके अलावा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है, ठीक है, मे नॉट यील्ड लार्ज री इन्वेस्टमेंट। द अजम्पशन ऑफ द थ्योरी दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री वुड ऑलवेज यील्ड लार्ज री इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी कन्विंसिंग, यानी कि ये मानना कि जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इंडस्ट्री है उनमें हमेशा ही आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों ये कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो ये हमने समझी। इसके अलावा हम अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आप बच्चों को से डिस्कस करेंगे कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया की। इसके अलावा हम आपसे डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया की और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।